हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पीसा एक्ट के बाद। ठीक है, इससे पहले हमने क्या करा हुआ है, ST SC एक्ट पढ़ लिया है ऑलरेडी। और आज जो नेक्स्ट है हम पीसा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आयोगों से पूछा जाता है ना। और ST SC एक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। और पीसा तो हम बहुत पहले से भी पढ़ रहे हैं हमारे MP से रिलेटेड, तो ये भी और महत्वपूर्ण हो जाता है आप एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, और जो नॉर्मल आयोग है वो हम परीक्षा धाम से कर लेंगे, है ना। एक दिन में कर लेंगे, कम से कम 3 से 4 तो हो जाएंगे हमारे बहुत जल्दी। लेकिन जो न्यू ऐड हुए हैं उनको हम एक एक करके करेंगे, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा। और इनको क्या है, थोड़े से इसमें डिवीज़न भी है, बहुत सारे A आर्टिकल है, B आर्टिकल है, इस तरीके से आपको इनके भाग भी पढ़ने पड़ते हैं, उपभाग भी पढ़ने पड़ते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये क्या है, इनको याद करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। इसीलिए हम इनको बहुत ऐसा समझ सकते हो कि गैप बाय गैप हम इसको पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, हमने पहला पढ़ लिया है, अब हम ये हमारा दूसरा नंबर चल रहा है। ठीक है, फिर हम तीसरा कर लेंगे गौवंश अधिनियम। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, इसकी PDF कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम पे। और लेटेस्ट अपडेट जितने भी होंगे वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, पंचायत उपबंध या अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार इसका नाम है। ठीक है, ये अधिनियम की संख्या ये नहीं पूछता है, क्या पूछता है, ये लागू कब हुआ था। तो कब हुआ था, 24 दिसंबर 1996 को ये लागू हुआ था। इसमें से कौन सा फैक्ट हमें याद करना है वो मैं आपको बताते जाऊंगी। पहला ही फैक्ट जो हमें याद करना है कि इसकी लागू जो डेट है वो कौन सी है, तो क्या है, 24 जनवरी 1996 ये जो है हमें याद करनी है। ठीक है, अब इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, ये पीसा एक्ट जो बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखो, हमारे जो सब संविधान पढ़ते हैं, आपने संविधान पढ़ा होगा, तो हम उसमें भाग 9 में देखते हैं तो पंचायतों से रिलेटेड कुछ अधिनियम दिए गए हैं, है ना। तो पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार करने का, दैट मीन जो ट्राइब्स एरिया है उन पर क्या कैसा प्रभाव होगा पंचायती राज्यों का, किसके पास शक्तियाँ होंगी, कौन ये अधिकार रखेगा कि इनका विकास कौन करेगा, इनके क्षेत्रों में विकास कौन करेगा, है ना। तो इसके लिए ये जो पेसा एक्ट है वो लाया गया है। ठीक है, अब हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि एक्चुअल में कहाँ से इस चीज़ के बारे में बात हुई है। तो वर्ष 1995 में भूरिया एक समिति है। देखो, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आ सकता है कि पेसा अधिनियम जो है किस समिति द्वारा इसको स्थापित किया गया है, तो ये है भूरिया कमेटी द्वारा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 को। ठीक है, रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पंचायती उपबंध, मतलब कि ये पेसा अधिनियम है, अनुसूचित क्षेत्रों में जो है विस्तार अधिनियम 1996 को 10 राज्यों में कौन से अनुसूचित, जो अनुसूची है हमारे संविधान में 5वीं, उनके क्षेत्रों में कतिपय छूट के साथ संविधान के 4 को विस्तार करने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, कुल मिला के ये जो संविधान है, जिन जिन राज्यों में इनके लिए विशेष प्रावधान है, उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में, उनके अनुसूचित क्षेत्रों में ये पेसा एक्ट जो है लागू किया गया है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, पंचायती उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम को पेसा अधिनियम कहते हैं। ठीक है, ये राज्य आंध्र प्रदेश कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। अब ये कैसे याद होंगे, देखो सारे के सारे पहले हम उत्तर में जो जितने भी राज्य हैं उनको देखो। पहले हमारे मध्य प्रदेश में तो है ही, फिर झारखंड में है जिनसे हम अलग हुए थे वो भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ देखो इसके साइड में ही है, जब 2000 में हम अलग हुए थे। फिर गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, और फिर राजस्थान है। ये साइड साइड के जितने भी देखो, जैसे हम मैप के थ्रू समझ लें यहाँ पे। एकदम बेकार मैप बन रहा है, एक मिनट। हटाओ इसको, देखो पहला आंध्र प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश को एक साथ पढ़ो। ठीक है, क्योंकि ये आसपास है। और फिर मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तर जो क्षेत्र है उसमें देखो राजस्थान और फिर गुजरात, ये हो गए 5, है ना। मध्य प्रदेश के थोड़ा और ऊपर देखेंगे तो हम क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। फिर ये जब हमने छत्तीसगढ़, वो सॉरी राजस्थान गुजरात पढ़ा था, वहीं पे हम महाराष्ट्र को याद करें। और फिर नीचे फिर कौन कौन बचे, एक तो ये उड़ीसा, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना।
राज्यों में पेशा के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज नोडल मंत्रालय है, ठीक है, इन राज्यों में। ओके, फिर वर्तमान में कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश बचा है, हिमाचल प्रदेश बचा है, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना पेशा नियमों को अधिसूचित कर चुके हैं। जबकि शेष जो 2 राज्य हैं, कौन कौन से? देखो, एक क्वेश्चन भी आ सकता था कि कौन से राज्यों में अभी तक पेशा जो एक्ट है लागू हो चुका है, तो कितने हैं? अभी 8 हैं, ठीक है। फिर 2 कौन से शेष हैं, ये भी आ सकता है, झारखंड और उड़ीसा, है ना। पश्चिम में जितने भी हैं अभी, जैसे कौन कौन से, झारखंड बचा है और उड़ीसा है, वो दोनों ने अभी लागू नहीं किया है, बाकी सारे हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, भारत गणराज्य में 47वें वर्ष, है ना, 47वें वर्ष में संसद निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम है। पहले इसका संक्षिप्त नाम देखेंगे, इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? पंचायती उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996, ठीक है। फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज इसका एक मतलब इंग्लिश में नाम है। फिर ये कौन सा एक्ट है? 1996 का एक्ट है। किस कमेटी के द्वारा बनाया गया है? भूरिया कमेटी। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा कहाँ है। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, अनुसूचित क्षेत्रों से मतलब ये अनुसूचित क्षेत्र जो लिखे हुए हैं, शेड्यूल्स एरिया लिखे हुए हैं, ऐसे अनुसूचित क्षेत्र से क्या मतलब है उनका? जो संविधान में 244 के खंडे मतलब कि 244 पार्ट 1 में जो लिखा है, जो डेफिनेशन लिखी है, उसी को बोलते हैं शेड्यूल एरिया, ठीक है। उनका बस ये मतलब है डेफिनेशन में। तो हमें इसमें क्या याद रखना है? ये अनुच्छेद याद रखना है कि ये वही डेफिनेशन है जो 244 में लिखी हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे संविधान के भाग 9 के बारे में। हमने ऑलरेडी बता दिया था कि सब पंचायतों से संबंधित संविधान में कौन सा भाग है? ये पंचायत से संबंधित भाग 9 के उपबंध से संबंधित है। ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जिनका उपबंध धारा 4 में किया गया है, ज़्यादा याद नहीं करना है, बस भाग 9 में पंचायत से रिलेटेड है। फिर संविधान के भाग 9 में अपवाद और उपांतरण का क्या मतलब है? अभी जो उन्होंने ऊपर लाइन बोली, तो संविधान के भाग 9 के किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल या उस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित लक्ष्यों में से किसी ऐसे से असंगत हो। दैट मीन्स राज्य विधानसभा या विधानमंडल कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगी जो इन क्षेत्रों को प्रभावित करती हो। जैसे पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए वो रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। दैट मीन्स देखो, जैसे वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं, है ना, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप ऐसे कुछ लॉ नहीं बनाएंगे, आप ऐसे कोई न्यू जो रूल्स हैं वो नहीं बनाएंगे जिससे उनकी धार्मिक, आर्थिक और रूढ़िजन्य जो विधि हैं उनका अपमान हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इन्होंने क्या शर्त रखी है कि आप कुछ ऐसे रूल्स भी नहीं बनाएंगे जिसमें ग्राम साधारणता, आवास या आवासों के सामूहिक या पूर्वों के समूह, मतलब पूर्वा एक प्रकार से ग्रुप है, ठीक है, मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलाप का प्रबंध करता है। देखो, कुल मिला के आप वहाँ रह रहे जो ट्राइब्स हैं, वहाँ के उनकी परंपराएं, उनके जो कल्चर हैं, आप उनमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसमें जो रूढ़िवाद है ना, जो रूढ़िवाद है, स्टेरियोटाइप है, वहाँ आप वहाँ नहीं जाएंगे। उनके क्षेत्रों में जैसे कोई कल्चर है तो आप उसको नहीं रोकेंगे, आप ऐसा कोई रूल्स नहीं बनाएंगे या कोई रेगुलेशन नहीं बनाएंगे जिससे कि उनको मतलब उनके कल्चर को थोड़ी सी हानि पहुँचे, ठीक है, ये उनका कहना है। फिर हम देखेंगे प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके गांवों को ग्राम स्तर पर पंचायतों के लिए निर्वाचन नामावलियों में इनका क्या मतलब है? ऐसे गांव में क्या होगा, एक ग्राम सभा बनाएगी और इनके सदस्य क्या कहलाएंगे? जो मतदाता सूची में नामांकित हो, ठीक है। फिर क्या है, घ नंबर पे हम देखेंगे प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराएं और फिर उनकी रूढ़ियाँ, उनकी संस्कृति, कल्चर, पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन ढंग। दैट मीन्स यदि उनके बीच कुछ फाइट होती है तो उनका एक अलग तरीका है, रूढ़िजन स्टेरियोटाइप थोड़ा सा डिज़ाइन होगी, कोई ढंग होगा का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए समक्ष होगी। जो ग्राम सभा बनाई जाएगी वो इनको देख कर ही बनाई जाएगी, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक ग्राम सभा, ठीक,
सामाजिक और आर्थिक विकासों के लिए योजनाएं, कार्यक्रम और परियोजनाओं और इसके पूर्व की ग्राम स्तर पर पंचायतों द्वारा ऐसी योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए हाथ में लिया जाए, जो अनुमोदन करेगी। जो ग्राम सभा है वो इस प्रकार की योजनाएं बनाएगी जो इनके इनके लिए सूटेबल हो, ठीक है, उनकी स्थिति को देखकर ही बनाई जाएगी। गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्य के लिए अधीन हितग्राही, उनके लिए गरीबी उन्मूलन जैसे कार्य किए जाएंगे। व्यक्तियों की पहचान या उनके चयन के लिए उत्तरदायी होगी, ठीक है। देखो, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो कि जितनी भी शक्तियाँ दी गई हैं, पहले तो राज्य को बोला गया है कि आप ऐसे कोई विधि या कानून नहीं बनाएंगे जिससे कि उनके अधिकारों का हनन हो, उनकी परंपराएं, उनकी रूढ़िवादी, उनकी संस्कृति को हानि पहुंचे। फिर दूसरी जो ताकत दी गई है वो किसकी दी गई है? ग्राम सभा को, ठीक है, कि वो ऐसे रूल्स बनाएगी, वो ऐसे रेगुलेशन बताएगी जो उन ट्राइब्स के लिए सूटेबल होंगे, ठीक है, उनके जो कल्चर हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है कि ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा में खंड जो अभी हमने पढ़ा है में निर्दिष्ट योजनाएं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायतों में स्थानों को आरक्षण या उस पंचायत में उन समुदाय की संख्या के अनुपात में होगा। देखो, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या लिखा है। 4, ग्राम सभा स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा में जो खंड में लिया है निर्दिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधि, इसमें पैसों की बात की गई है, उसका प्रमाणन अवधि प्राप्त करे। कुल मिला के जो फंड की है वो पूरी पावर किसको दी गई है? ग्राम स्तर को, ठीक है। आपको ये जो लिखे हुए हैं जो उपभाग हैं उसके, ये थोड़े से बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि साफ आ सकता है कि पेसा एक्ट में ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, किस उपभाग की है। फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों में कि प्रत्येक पंचायतों में स्थानों का आरक्षण होगा। उस पंचायत में उन समुदायों की संख्या में अनुपात होगा जिनके लिए संविधान 9 के अधीन आरक्षण दिया गया। दैट मीन्स जिन ट्राइब्स के लिए या फिर जिन पंचायतों में उनके लिए आरक्षण दिया गया है ऑलरेडी, तो इन चुनावों में भी उनका संख्या के अनुपात में उनका आरक्षण होगा, ठीक है। परंतु अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या से आधे से कम नहीं होगा। दैट मीन्स 50% तो उनका होना ही चाहिए, आधे से कम नहीं होगा। परंतु यह और है कि पंचायत के अध्यक्षों के सभी स्थानों, सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण होंगे। हर स्थानों पे अध्यक्ष के लिए और सभी स्थानों पर उनके लिए आरक्षण दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको एक बढ़ावा मिल सके, उनके अधिकारों का हनन न हो, इस कारण से ये योजनाएं उनके लिए चली जा रही हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट, राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम निर्देशित कर सकेगी। जिनका नहीं है उनको भी लिया जाएगा, ठीक है। परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के 1/10 भाग से अधिक नहीं हो सकता। ये इसको भी ध्यान में रखना थोड़ा, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम जहाँ देखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए यदि कोई शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है और उसमें विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करने से पूर्व, मतलब उस जो भूमि है उस पर कार्य करने से पहले अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने, मतलब पुनर्निर्वासित करने, मतलब जैसे आप कुछ डैम बना रहे हैं, ठीक है, और उनके घर हैं, तो उस चीज़ को यूज़ करने से पहले, वो डैम बनाने से पहले उनको पुनर्निर्वासित करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श किया जाएगा। यहाँ पे कितनी सबसे ज़्यादा पावर किसको दी गई है? ग्राम सभा को, ठीक है। ग्राम सभा से ही पूर्व पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर उनके तहत ये जो घर हैं वो कहीं और रिप्लेस किए जाएंगे, तब जाके ये जो योजना है क्रियान्वित की जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाता है, राज्य स्तर पर समन्वित किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और उनका प्रबंधन उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा। जो छोटे छोटे लघु निकाय हैं, तालाब हुआ है ना, छोटे से सिंचाई डैम वाले, डैम बड़ा एक हो जाता है, बांध छोटे छोटे वाले, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको सौंपी जाएगी? पंचायतों को, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पर्यवेक्षण अनुवक्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व मतलब कि यदि आपको वहाँ से मिनरल भी मिल रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम पंचायतों से पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उन शेड्यूल्स एरिया में गए और आपने खनन माइनिंग स्टार्ट कर दी, नहीं, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, पंचायत की। फिर उपर्युक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश को नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समायोपन के लिए रियायत देने के लिए मतलब वही है हमने जो बोला। फिर देखेंगे हम अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करते समय जो उससे उन्हें स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायतों या ग्राम सभा को उपर्युक्त स्तर पर विन्यस्त कर दे। देखो, उनके स्तर पर जो है शक्तियाँ प्रदान करने और प्राधिकरण प्रदान करते समय कुछ ऐसी स्वायत्त जो शासन संस्थाएं हैं उनको कौन कंट्रोल करेगी, राज्य विधानसभा। मतलब कुछ ऐसा बनाया जाएगा जिससे उनका विकास हो और वो स्वायत्त होंगी पंचायतों से रिलेटेड, कि पंचायत और ग्राम सभा को उपर्युक्त स्तर पर विनिर्दिष्ट कर सके। अब देखो क्या चीज़ है, पहली है मद्य निषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित करने और निर्बंधित करने की सक्रिय प्रदान की जाए, इनको दी जाएगी। ठीक है, दूसरा मतलब कि ये मद्य निषेध मतलब शराब से है इसका, है ना। सेकंड हम देखेंगे गौण वन उपज स्वामित्व प्रदान किया जाएगा ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को निर्वासित करने और किसी अनुसूचित जाति की विधि विरुद्ध या अन्य संक्रमित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति भूमि से रिलेटेड है, ये उनकी ही रहेगी। और उनसे यदि कहीं और जा रही है तो उसके प्रति कार्रवाई जो होगी उनसे रिलेटेड। ठीक है, ग्राम बाजारों का चाहे वे किसी नाम से ज्ञात हो या प्रबंध करने की शक्ति ग्राम सभा को दी जाएगी। अनुसूचित जाति को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति, फिर सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कृत्य कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति दी जाएगी। फिर स्थानीय योजनाओं पर ऐसी योजनाओं के लिए अंतर्गत जनजाति योजनाएं बनाई जाएंगी जहां संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। देखो, या तो राज्य विधानसभा पंचायतों को शक्ति दे देगी या फिर कुछ ऐसी स्वायत्त संस्था बनाएगी जिसको ये शक्तियाँ प्रदान की गई है ना। पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार प्रदान करते समय जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, ऐसा सुनिश्चित करेगी कौन, राज्य विधानमंडल। ठीक है, और इनको उपर्युक्त क्या क्या कार्य होंगे जो हमने पढ़ लिए हैं ये नीचे है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है, ऐसे राज्य विधानों में जो पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार प्रदान करें, मतलब ऐसे राज्य विधान दैट मीन्स ऐसे स्टेट जो इन पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन मतलब कुल मिला के इंडिपेंडेंट की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अंतर्विष्ट होंगे कि उच्चतम स्तर की पंचायतें निम्न स्तर की किसी पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियाँ प्राधिकार अपने हाथ में ना ले, सब स्वायत्त हो, किसी और पे ओवर कंट्रोल ना करें। ठीक है, एक पंचायत दूसरे पंचायत पे ओवर कंट्रोल ना करे। फिर राज्य विधानमंडल जो है अनुसूचित क्षेत्रों में जिलों की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी सी, देखो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट हमें क्या क्या ध्यान देना है। पहली बात है तो जब वो परियोजनाएं लागू करते हैं तो किसकी परमिशन से माइनिंग होती है, तो किसकी परमिशन से, जल संसाधन किसकी परमिशन, थोड़े से वो आर्टिकल आप बस याद रखना है। कुछ ये सारे के सारे आपको नहीं पढ़ने, बस एक बार रफली पढ़ लो और कुछ नहीं। इसमें पूछा क्या जाएगा, कुछ ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा उनको आरक्षण मिलता है इसमें। ठीक है, ये जब हम इसमें आरक्षण के लिए पढ़ते हैं तब ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, जो उनकी विकासगत योजना है उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, ये देखिए इसमें। ठीक है, और साथ में साथ जल निकायों वगैरह हम देखते हैं, गौण खनिज या माइनिंग वाला हम देखते हैं, तो इसमें भी हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ रही है, ग्राम सभा की। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि सारा हमें बस पढ़ना है। अब लिखा है 5th पॉइंट क्या है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, उसके लिए क्या है प्रावधान। इस अधिनियम द्वारा किए गए अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी उस तारीख के ठीक पूर्व इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है
और फिर कुछ नहीं है इसमें। बाकी हम ये देखेंगे मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट की क्या सिचुएशन है। हमने बाकी ये पूरा देख लिया है कि पेसा एक्ट एक्चुअली में है क्या। कुल मिला के जो शेड्यूल्स एरिया हैं उनके संरक्षण संवर्धन की जिम्मेदारी पहले तो राज्य ऐसे कोई नियम नहीं बनाएगा जिससे कि उनको हनन हो। सेकंड, जो ग्राम सभा है उनको सारी शक्ति दी जाएगी उस क्षेत्र में, ठीक है। अब हम मध्य प्रदेश में देखते हैं पेसा एक्ट की क्या कंडीशंस हैं। प्रदेश में शहडोल जिले में देखो, हमने आपको शायद आज ही बताया कि कभी भी किसी भी कंडीशन में जब हम जनजातियां पढ़ते हैं या फिर जनजातियों से रिलेटेड कोई संस्था का उद्घाटन करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो क्या आता है, शहडोल जिले से ही। जैसे हम गौरव दिवस मनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ जो स्टार्ट होती है वो शहडोल से होती है, ठीक है। ऐसी संभावना बहुत अधिक रहती है कि शहडोल से उसकी स्टार्टिंग मानी जाएगी। तो प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आयोजित क्या हुआ था, जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम, ठीक है। तो उसमें पेसा एक्ट को लागू किया गया था और मध्य प्रदेश में पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन क्या है, 15 नवंबर 2022 को। मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो कब किया गया था, कौन ने किया था, द्रौपदी मुर्मू, है ना। दूसरा, कहाँ से हुआ था, शहडोल से, है ना। कब हुआ था, 15 नवंबर 2022। अब इसमें किन किन विकास खंडों में इसको लागू किया गया है वो हमें देखना है। अभी तक क्या है, प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकास खंडों की 5133 पंचायतों के 11596 गाँवों में हुआ है। अब ये गांव याद नहीं रखने, क्या याद रखना है, जिले याद रखने और विकास खंड। कभी कभी इस विकास खंड में 88 ना देके 89 भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में 89 आएगा तो 89 लगाना है, इन दोनों एक साथ नहीं आएंगे, है ना। और जो आएंगे तो फिर 89 लगाना है। फिर अब क्या है, मध्य प्रदेश में एक बृहद नेटवर्क बनाया गया है जिसमें 13 जिले समन्वयक हैं और 81 विकासखंड स्तरीय समन्वयक हैं। इस प्रकार से सितंबर 2024 तक पेसा कानून में अब तक ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के बाद 165 नवीन ग्राम सभाओं का गठन हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो डाटा जिसमें है वो हमें याद रखना है। अब नियम क्या है, हम नियम देख लेते हैं। अब इसके में आप कौन से नियमों पे इन पे ध्यान दिया जाएगा हम वो पढ़ लेंगे। नियम क्या है, मेले बाजार का प्रबंधक, फिर स्कूल स्वास्थ्य केंद्र ठीक से चले, आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण आहार मिले, आश्रम शालाएँ चले, छात्रावास बेहतर तरीके से चले। ये सब काम कौन करेगी, ग्राम सभा करेगी। देखो पावर किसको दी गई है, ये बस ध्यान में रखो, ग्राम सभा को दी गई है, ठीक है। शराब की नई दुकानें बिना ग्राम सभा की अनुमति से नहीं खुलेंगी, पॉइंट टू बी नोटेड। ग्राम सभा की अनुमति से नहीं खुलेंगी इन एरियाज में, ठीक है। शराब या भांग की दुकान अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थान के पास हैं तो ऐसी दुकानें वहाँ से हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार भी किसको होगा, ग्राम सभा को, ठीक है। गांव से अगर काम के लिए युवक युवती या किसी अन्य को ले जाया जाता है, मान लो कहीं और कुछ काम चल रहा है, तो यदि गांव से युवक युवती को कहाँ लाया जाता है, किसी अन्य स्थानों पे, तो उससे पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि ले जाने वाला कौन है, कहाँ ले जा रहा है, ताकि ज़रूरत के वक्त पे उसकी मदद हो सके, ठीक है। उनके साथ गलत ना हो, बिना बताए ले जाने पे कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है। तेंदुपत्ता तोड़ने और बेचने का अधिकार भी किसको है, ग्राम सभा को है। गांव में मनरेगा और अन्य कामों के लिए आदि धन से कौन सा काम किया जाएगा, इसे पंचायत सचिव नहीं बल्कि कौन करेगा, ग्राम सभा। देखो आमतौर पे कौन करता है, पंचायत सचिव, बट यहाँ पे जब पेसा एक्ट लागू है तो वहाँ कौन करेगा, ग्राम सभा को अधिकार होगा, ठीक है। गांवों में तालाबों का प्रबंधन अब ग्राम सभा करेगी, चाहे सिंघाड़े लगाएं, चाहे मछली, छोटे छोटे जो हम रोजगार के लिए चीज़ें यूज करते हैं, जैसे गांवों में हम सिंघाड़े लगाते हैं, ठीक है, या फिर तालाब रहते हैं तो मछली पालते हैं। जो आय होगी वह गांव के भाई बहनों को प्राप्त होगी, ना कि अदर्स को, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या, हर साल गांव की ज़मीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल और पटवारी को, बीट गार्ड को गांव में लाकर ग्राम सभा को दिखाना होगा कि कितना क्या इसके आंकड़े हैं, ठीक है। फिर ताकि ज़मीनों के हेर फेर ना हो, मान लो पिछली बार बोला था कि 22 एकड़ है या फिर बोले 20 एकड़ बची है ये वाली ज़मीन, तो आपको दिखाना पड़ेगा हर साल। नामों में गलती है तो ग्राम सभा को ठीक कराने का अधिकार है। सब किसको अधिकार दिया गया है, ग्राम सभा को। किसी भी प्रोजेक्ट बाद या किसी काम के लिए गांव की ज़मीन ली जाती है तो उसके लिए भी किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, ग्राम सभा से। बहुत स्ट्रॉन्ग है पेसा एक्ट।
देखो पहले जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी, हम उसको आमतौर पे नहीं बता पा रहे थे, और बट आप देखो उसको क्या क्या अधिकार रहते हैं, वो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। गैर जनजातीय व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति छल कपट से बहला फुसलाकर विवाह करके जनजाति भाई बहनों की ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा करता है या उसको खरीदता है। देखो क्या होता है, जैसे ST SC को छोड़ दो, OBC और जनरल वाले हैं क्या करते हैं, जिनके यहाँ कोई काम कर रहा है ST SC मान लो, तो उसके नाम पर ज़मीन ले लेते हैं, आजकल ऐसा होता है। या फिर उन्हीं से हम क्या कहते हैं सस्ते में, देखो जैसे इन भाइयों बहनों को ना 1 लाख भी बहुत बड़े कहलाते हैं, तो वो 1-2 लाख में अपनी ज़मीन बेच देते हैं, है ना, और फंस जाते हैं। तो यही लिखा है कि यदि उनको बहला फुसला के विवाह करके उनसे ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा करने और ख़रीदने की कोशिश करे तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी, और यदि ग्राम सभा को यह पता चलता है कि वह ज़मीन पर गैर आदिवासी का कब्जा करना चाहता है तो फिर से जनजाति भाई बहनों को वापस दिलाई जाएगी। मोस्ट स्ट्रॉन्ग फैक्ट है, इसको बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हर गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति होगी, मतलब कि कुछ ऐसे केस हो जाएंगे जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके लिए विवाद निवारण समिति होगी, ठीक है। यह समिति परंपरागत पद्धति में गांव के छोटे मोटे विवादों का निराकरण करेगी। इसमें 1/3 तो महिलाएं होंगी, ये कंडीशन है, ये तो इसको थोड़ा सा याद रखना। यदि ग्राम के किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हो तो इसकी सूचना पुलिस थाने द्वारा तत्काल गांव की शांति और विवाद निवारण समिति द्वारा की जाएगी। अब पेशा कानून को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, हमारे CM साहब, जो वर्तमान में है वो भी, और आगे चलेंगे उसका अध्यक्ष CM ही होता है। फिर इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अपनी प्रथम अनुशंसाओं का प्रतिवेदन 3 माह की अवधि से पूर्व प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें विशेषताएं क्या है इसको देख लो, ये तो ठीक है इतना नहीं आता, बाकी इसको देख लो। पेशा अधिनियम की 5 विशेषताएं हैं। जमीन आपकी, जल आपका, जल जंगल जमीन, ठीक है। फिर श्रमिकों के अधिकार का विशेष ध्यान रखा जाता है। फिर स्थानीय संस्थाओं, परंपराओं, संस्कृति का संरक्षण संवर्धन, जल जंगल जमीन, और फिर श्रमिकों का भी अधिकार, और फिर उनकी परंपराओं का भी अधिकार, ठीक है। ये समिति हो गई। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है उसी से पता चलेगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल होने वाला है, ठीक है। पहला हम देखेंगे, यह अधिनियम वाला नहीं, सेकंड वाले से देखो। जो पंचायत बंद है या पेशा एक्ट है, इसको लागू कब किया गया हमने देखा है, तो 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसी से रिलेटेड। फिर मध्य प्रदेश जो पेशा एक्ट है उसको लागू कब किया गया, मतलब मध्य प्रदेश में कब लागू किया। ये तो पेशा एक्ट है, इसको कब लागू किया, 24 दिसंबर 1996, है ना। भूरिया कमेटी की अनुशंसा पर 24 दिसंबर 1996 को, ठीक है। लेकिन उसमें पूछा मध्य प्रदेश में तो कब लागू किया गया, तो हमारे जनजातीय गौरव दिवस के दिन, मतलब कि 15 नवंबर 2022 से। कहाँ से, शहडोल से, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर पेशा एक्ट में कौन सी समिति थी जिनकी सिफारिश मानी गई है, तो भूरिया कमेटी 1995। सिफारिश की रिपोर्ट कब दी है, 1996, ठीक है। अब जो पेशा एक्ट है जो कि संशोधन का नियम है, तो ये देखो 73वां संविधान संशोधन 1993। अब क्योंकि वो बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसी से तो पंचायती राज्यों का विस्तार किया गया है। हमारे भाग में जो संविधान के भाग 9 में है, पंचायतों का ही जो है दिया गया है, उसी से विस्तार के लिए हमने 73वें संविधान के तहत हर राज्य में पंचायती जो है शासन को लागू किया है, ठीक है। अब ये देखो कौन सी अनुसूची थी पेशा एक्ट में, तो ये 5वीं अनुसूची में जितने भी राज्य दिए गए उनके लिए, ठीक है। अनुसूची भी ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। अब क्या पूछा है, पंचायती राज्य जो है किस सरकार द्वारा लागू किया गया था, तो 73वें संविधान में किसके शासनकाल में लागू किया गया था, हमें पता है नरसिम्हा राव सरकार के, ठीक है। 1992-93 की बात है, और पेशा 1996 की बात है। फिर पेशा अधिनियम का विस्तार कितने राज्यों में है, 10 विस्तार है। अब उससे पूछ लेंगे कि कितने में लागू हो चुका है, तो 8 में लागू हो चुका है। कितने शेष हैं, 2 शेष हैं। कौन कौन से हैं, वो उड़ीसा और झारखंड, ठीक है, याद रख के चलना है। फिर पेशा अधिनियम को निम्न में से किस राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया है, क्या मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र, उड़ीसा है, ठीक है। फिर वर्तमान में कितनों में हो चुका है, 8 राज्यों में हो चुका है, ध्यान में रख के चलना। पेशा अधिनियम का उद्देश्य क्या है, भाग 9 से जुड़े पंचायती प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित करना। जी हाँ, जनजातीय समुदाय के लोगों को स्वशासन प्रदान करना,
जनजाति समुदाय की परंपरा रीति रिवाज का संरक्षण करना। तीनों की तीनों सही है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ऐसे आएंगे। अब जो नोडल एजेंसी बनेगी उनका कार्यकाल कितना है, उसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री, है ना। ये कभी कभी का चांसेस हैं कि पूछ सकते हैं, बाकी इतने हाई चांसेस नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट किस जिले से लागू किया गया, तो शेड्यूल कब किया गया था, 15 नवंबर 2022 को किया गया था, ठीक है। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है का नाम निर्दिष्ट कौन करेगी, राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार को ही बोला गया है कि ऐसे क्षेत्रों में आपको कानून बनाने हैं, ठीक है। फिर गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हितधारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या उनके चयन के लिए कौन जिम्मेदार होगी, तो हमारी ग्राम सभा। देखो, राज्य स्तर पर राज्य को दिया गया है सारी पावर और फिर ग्राम सभा को दी गई है, ठीक है। अब देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज संबंधी कार्यों के लिए किसकी सहमति लेनी आवश्यक है, किसकी है, तो वो ग्राम सभा की है, समझ रहे हो। अब पेशा प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है जो किसको माना गया है, इसमें पंचायती राज मंत्रालय को। ये 18 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही पूछेंगे बस। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट थी इसकी, है ना। फिर मिलते हैं किसी नए एक्टिव में।